आपके नाम पर इलीगल एक्टिविटी चल रही है। सर, आपके खिलाफ दिल्ली पुलिस स्टेशन साइबर क्राइम डिपार्टमेंट आपकी एक्सटेंशन में ये फाइल दर्ज कराया गया सर, केस दर्ज कराया गया। तो आप वहाँ जा सकते हैं 2 घंटे में। आप वहाँ जाइए, उनको एक रिपोर्ट दर्ज कराइए कि मेरी आइडेंटिटी का मिसयूज हो रहा है सर। आपकी कॉल साइबर क्राइम ब्रांच को फॉरवर्ड करूंगा। इस नंबर के अगेंस्ट 17 फैमिलीज ने कंप्लेन करवाई है कि आप उनको ब्लैकमेलिंग करते हैं, हरासिंग टेक्स्ट मैसेजेस करते हैं और इलीगल हरासमेंट करते हैं। मैं घबरा गया और मैंने उनसे रास्ता पूछा। अचानक से मेरी वाइफ रोने लगी क्योंकि वो बहुत डर गई थी। नमस्कार, मैं राजेश कुमार पेशे से आईटी में हूँ, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हूँ। मैं 27 तारीख को सुबह 11 बजे डिजिटली अरेस्ट हुआ। आप सोच रहे होंगे कि एक आईटी में काम करने वाला आदमी डिजिटल अरेस्ट कैसे हो सकता है। आप में से तो कई लोग ये भी सोच रहे होंगे कि क्या मुझे पता नहीं था, क्या मैं खबर नहीं पढ़ता। जो खुद कंप्यूटर और सिस्टम की बारीकियों को जानता है, जो डिजिटल अरेस्ट कैसे हो जाता है। लेकिन यकीन मानिए, जब आपके साथ अचानक ऐसा होता है तो आपका दिमाग नहीं काम करता। आप बिल्कुल ब्लैक हो जाते हैं, समझ ही नहीं आता है कि क्या हो रहा है। वो आपके दिमाग से खेलते हैं, वो आपके इमोशन से खेलते हैं। दरअसल हुआ यूँ था कि कल यस्टरडे मेरा वेडनेसडे वीक ऑफ होता है, तो मैं सुबह 11 बजे तक सो रहा था। और नॉर्मली मेरे को 3-4 दिन पहले से ही +88 नंबर से कॉल आ रहे थे, तो मैं उनको डिस्कनेक्ट कर दे रहा था। लेकिन कल मैं सो रहा था, अचानक कॉल आया और वो कॉल मैंने पिक कर लिया। तो उस पर एक IVR कॉल चल रही थी, जिसमें वो लोग बता रहे थे कि आपके आधार पर एक नंबर रजिस्टर्ड हुआ है जिससे इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जिस वजह से आपके इस आधार पर जितने नंबर हैं सबको डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा। तो मैं डर गया कि ये नंबर मेरा बैंक में भी है, आधार पे भी है, और भी जगह पर है, तो मैं कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं कर पाऊंगा। तो उसी IVR में उसने मुझे ऑप्शन दिया कि कस्टमर केयर से बात करने के लिए आप 1 दबाइए, ट्राई के अधिकारी से बात करने के लिए। तो मैंने वो 1 प्रेस कर दिया, तो मेरी कॉल उनसे लग गई। तो उनसे मेरी बात होने लगी। तो मैंने उनसे पूछा कि ये मेरा नंबर क्यों बंद होने वाला है। तो उन्होंने मुझे बताया कि आपके नाम पर इलीगल एक्टिविटी चल रही है। आपने अपने आधार पर एक नंबर परचेज़ किया जो कि नेहरू प्लेस में परचेज़ किया गया है, जबकि नेहरू प्लेस में पिछले 3-4 साल से नहीं गया। उन्होंने बताया ये नंबर 10 अक्टूबर 2024 को एक्टिवेट हुआ। तो मैंने उन्हें बताया कि मैं इस नेहरू प्लेस पिछले 3-4 साल से गया ही नहीं। तो बोल रहे हैं आपकी ID से एक्टिवेट हुआ है, ये आपके थ्रू ही हुआ है, तो आप ही प्राइम सस्पेक्ट हैं। तो उन्होंने मुझे वो नंबर बताया और जहाँ से नंबर एक्टिवेट हुआ था, किस तारीख को नंबर एक्टिवेट हुआ था, ये अभी तक मेरी सारी बात ट्राई के अधिकारी के साथ चल रही है। उन्होंने बोला ये सारी डिटेल लो और मैं आपकी कॉल साइबर क्राइम ब्रांच को फॉरवर्ड करूँगा, या फिर उनकी तरफ से कॉल आएगी, आप ये सारी चीज़ें उनको बता देना। एक ऑनलाइन स्टेटमेंट आपकी रिकॉर्ड होगी और रिकॉर्ड होने के बाद वो आपको क्लियरेंस दे देंगे। उसके बाद फ्यूचर में कुछ इस तरह की कोई घटना होगी तो आप ये उनको शो कर देना, आपके साथ कोई दिक्कत नहीं होगी। तो उन्होंने मुझे एक नंबर नोट कराया, वो नंबर मैंने अपने फ़ोन में नोट किया, उसको सेव किया दिल्ली साइबर क्राइम ब्रांच के नाम से। अब जैसी उनकी कॉल करती है, उनकी तरफ से कॉल आती है, तो उन्होंने मुझसे सीधा सीधा पहले नमस्ते किया। वो पुलिस की वर्दी में थे और पुलिस की वर्दी में थे, पूरे ऑफिस में बैठे हुए थे। तो उन्होंने बोला कि मैं सुरेश बात कर रहा हूँ। उनका नाम सुरेश था, जो सबसे पहले मुझे पुलिस की वर्दी में बैठे हुए मेरे ऑनलाइन वीडियो पे मिले। तो उन्होंने मुझे बोला कि आपके साथ क्या हुआ, आप सही पूरा बताइए। तो मैंने बोला कि मुझे अभी ट्राई की तरफ से एक कॉल आया। उन्होंने मुझे ऐसा बताया कि मेरे आधार पे एक नंबर रजिस्टर जिससे इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही है और 70 परिवार की कंप्लेन है, जिस वजह से मेरे आने वाले 2 घंटे में सारे नंबर डिस्कनेक्ट कर दिए जाएंगे। तो मैं घबरा गया और मैंने उनसे रास्ता पूछा। तो उन्होंने मुझे आपका नंबर बताया। उन्होंने कहा एक ऑनलाइन स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगी, उसके बाद आपको क्लियरेंस दे दिया जाएगा और फ्यूचर में इस तरह की कोई दिक्कत आएगी तो आप ये क्लियरेंस दिखा देना, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैं रेडी हो गया। उन्होंने मुझे बोला ठीक है आप रेडी हो जाइए, हम आपकी एक ऑनलाइन स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे। उस वक्त मैं मतलब सो के जस्ट उठा ही था, तो मेरे कपड़े वैसी नाइट वियर थे। तो उन्होंने बोला कि शर्ट पहन लीजिए, आप रेडी हो जाइए, ये बिल्कुल ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होगा, इसका रिकॉर्ड रखा जाएगा, 3 कॉपीज़ बनेंगी, एक आपको भेजी जाएगी, एक हमारे डॉक्यूमेंट में रहेगी, एक साइबर क्राइम ब्रांच में रखी जाएगी। इस तरह से उन्होंने मुझे बोला। तो ठीक है, मैं रेडी हो गया। मुझे सब कुछ अभी यहाँ पे लीगल लग रहा था और मैं अपने आप को फंसता हुआ फील कर रहा था। तो मुझे लगा ठीक है, एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाने से अगर ये सारी परेशानियाँ टल जाती हैं तो क्या दिक्कत है, मैं रिकॉर्ड करा देता हूँ, ठीक है। तो उन्होंने मुझसे सीधा सीधा बोला कि आप और हमारे बीच में जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो रही है, इसमें आपके साथ कोई भी नहीं होना चाहिए, आपका बैकग्राउंड क्लियर होना चाहिए, कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। किसी थर्ड पार्टी का इलीगल अगर डिस्टर्बेंस हुआ तो हम मानेंगे कि आपको कोई गाइड कर रहा है ऐसे कहने के लिए, और हम उसको फिर से इन्वेस्टिगेट करेंगे। आपको फिर से स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अगर फिर भी आप हमें सपोर्ट नहीं करते तो आपको फिर 90 दिन की हिरासत में ले लिया जाएगा। और ये सारी बात व्हाट्सएप कॉल पर चल रही थी। उस वक्त मेरी वाइफ मेरे कमरे में थी, मेरी फैमिली मेरे पूरे कमरे में थी।
तो वो सब इसको सुन रहे थे। तो अचानक से मेरी वाइफ रोने लगी क्योंकि वो बहुत डर गई थी और मैं भी बहुत डर गया था कि, और मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। मैंने कभी इस तरह के गलत काम नहीं किए और मैंने गलत काम नहीं किया और मैं अपने आप को फंसता हुआ सा महसूस कर रहा था कि जब मैंने कभी कुछ गलत किया ही नहीं और मेरी गलती भी नहीं है और मैं फंस रहा हूँ, तो मैं अब क्या करूँ। मेरे को कोई रास्ता भी नहीं दिखाई दे रहा था। तो मुझे लगा कि ठीक है, चलो एक स्टेटमेंट ही तो रिकॉर्ड करानी है जिसमें मुझे सिर्फ ये बोलना था कि मेरे आधार पे ये जो नंबर लिया गया है इससे मेरा कोई लेना देना नहीं, इसे मैंने एक्टिवेट नहीं कराया है, ठीक है। तो फिर उसने मुझसे सिंपल सा बोला कि आप अपना आधार लाइए, अपने चिक के नीचे रखिए आधार कार्ड। तो मैंने बोला मेरे पास अभी आधार कार्ड मुझे ढूंढना पड़ेगा। उसने मुझे 1 मिनट का टाइम दिया। मैंने वाइफ को बोला, वाइफ ने आधार कार्ड ढूंढ के दिया। मैंने उसको फिर यहाँ पे लगाया। उसने बोला आपकी आइडेंटिटी हमें मिल गई है, अब इस हम आधार नंबर को आप बोलिए अपने मुंह से। मैंने उनको आधार नंबर बताया। फिर उन्होंने, जैसे पीसीआर पे कॉल होती है वो माइक पर बोलते हैं, पीसीआर गाड़ी होती है, तो उन्होंने वो जो पीसीआर पे गाड़ी होती है तो उन्होंने मेरा आधार नंबर उस पीसीआर वाली गाड़ी को बताया। उन्होंने बोला कि आपकी आइडेंटिटी वेरीफाई की जा रही है, आप वेट कीजिए। और वो जब उनको बता रहे हैं मेरा आधार नंबर, तो मैं इस बात को, वो मेरे को सुनाई दे रहा है। तो वहाँ से ठीक है, वो कह रहे हैं ओवर, हमने आपकी बात, आधार नंबर नोट कर लिया है, वेरीफाई किया जा रहा है, इंतजार कीजिए। मैं वेट कर रहा था। तो उधर से उन्होंने वेरीफाई करके बताया कि इस नंबर पर एक इलीगल नंबर लिया गया है जिस पर 70 परिवारों की कंप्लेन है और इसमें फिरौती की मांग भी की गई है, ठीक है। मुझको ये बात पहले से पता थी क्योंकि मुझे पहले ही बता चुके थे। मेरे को लगा ठीक है, इतनी सी बात है, ये तो मेरे को पता ही है। फिर उसने बताया कि मेरे नाम पर एक HDFC में अकाउंट भी ओपन है जिसमें लाखों करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, जिसमें और इस मेरे नाम पर मनी लॉन्ड्रिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फिरौती की जैसे कई सारे संगीन अपराध के नाम पर मामला दर्ज, इस नाम आधार नंबर के नाम पर जो राजेश कुमार है उस पर। तो मैं घबरा गया क्योंकि ये सारी बातें मैं सुन रहा था। उसने मुझे नहीं बताई। वो कोई पीसीआर पे जैसे आवाज़ आती है माइक पर, उस तरह से बोलने, जैसे पीसीआर गाड़ी पे बोलने की आवाज़ आती है। तो मैं डर गया। उन्होंने कहा इन्हें इमीडिएट बेसिस पे हिरासत में ले लिया जाए, ये बिल्कुल हाई प्रायोरिटी केस है, इनको जाने ना दिया जाए, इनको हिरासत में लिया जाए। मैं और डर गया। मेरी वाइफ घर में बैठी हुई थी, वो और रोने लगी बहुत तेज़ी से। तो उसने मुझसे पूछा कि ये कौन रो रहा है। मैंने कहा मेरी वाइफ रो रही है। तो कह रहे उन्हें रोने की क्या ज़रूरत है, जब आप निर्दोष है, आपने कुछ किया ही नहीं है, तो आप रो क्यों रहे हो। अभी बस आपका स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगा, आप निर्दोष साबित हो जाओगे, चले जाओगे। जब आपने कोई गलती नहीं करी तो आप डर क्यों रहे हो। वो मुझे पूरा भरोसे में ले रहा था, लेकिन मैं डर चुका था अच्छी तरह से। मुझे पता था, मुझे इतना तो पता है कि ये जो इस तरह के केसेस होते हैं काफ़ी लंबे खिंचते हैं और जिंदगियाँ भी निकल जाती हैं इनमें जाते जाते। तो मैं डरा तो अच्छी तरह से था और मुझे उस वक्त समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। बस मुझे ये लग रहा था कि मैं इस केस से किसी तरह से निकल जाऊँ। तो बस उसने स्टेटमेंट स्टार्ट करी। उसने मुझसे पूछा आपकी किसी से कोई रंजिश, किसी से कोई दुश्मनी, ऑफिस में कोई कलीग, कोई दोस्त, कोई जिससे तुम्हारी रंजिश हो या तुम्हारे आधार का कोई इस्तेमाल कर सकता हो। तो मेरे साथ तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, ना मेरे को कुछ पता और ना मुझे किसी पे शक। तो इसी तरह से मैंने बताया। उसने मुझे पूरी पुलिस की तरह इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करी कि आप बीते 3 महीने में कहीं ट्रैवलिंग करने गए हो, आपने कहीं से कोई आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी करवाई हो या किसी फ्रेंड्स को अपना आधार कार्ड दिया हो। तो इसी तरह से वो इन्वेस्टिगेट मुझसे करता रहा। काफ़ी देर तक उसने मुझसे इन्वेस्टिगेट किया और बोला कि ये रिकॉर्ड हो रहा है वीडियो, ये रिकॉर्ड आप हमारे रिकॉर्ड में रहेगा, आपको भेजा जाएगा और एक हायर अथॉरिटी को भेजा जाएगा ताकि फ्यूचर में कोई दिक्कत हो आपको तो ये आप दिखा के वहाँ से निकल सकते हैं। तो ठीक है, मैंने रिकॉर्ड करा दिया। तो इतनी सारी बातें होने के बाद अब मैं पूरी तरह से डर चुका हूँ और मुझे पता चल गया कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गई, मनी लॉन्ड्रिंग हो गई और ये 70 परिवार की कंप्लेन हो गई, फिरौती हो गई। तो अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि इतने सारे केस बिना वजह मेरे पे लग चुके हैं और मुझे इसके बारे में पता ही नहीं। और बस इस कॉल के थ्रू मुझे पता चल रहा है कि मैं इतना संगीन अपराधी हूँ। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया तो मैं उनकी बातों में चलता रहा। तो उन्होंने मुझे एक सर्टिफिकेट भेजा। वो सर्टिफिकेट क्राइम ब्रांच की तरफ से था जिसमें पूरा इंग्लिश में लिखा हुआ था। मैंने उसे पढ़ा तो उसका मतलब ये था कि आप अब जब हमसे बात कर रहे हो तो आप किसी थर्ड पार्टी से बात नहीं कर सकते, ना इस चीज़ को किसी के साथ डिस्क्लोज करोगे। अगर करोगे डिस्क्लोज और सबूत मिटाए गए तो आप पे और संगीन आरोप लगेंगे और आप और फंसते चले जाओगे इस केस के अंदर। तो मेरे को समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तो ठीक है, मैंने बोला कि ठीक है, मैं नहीं करूंगा ऐसा किसी के साथ। लेकिन मेरी फैमिली उस कमरे में बैठी हुई थी। अचानक से मेरे पापा ने कुछ कहा तो उसने मुझको टोका कि ये कौन बोल रहा है। तो मैंने बोला मेरे फादर हैं। तो कह रहे हैं ये अभी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आपने वैसे ही जो हमारी आपकी बात हुई है कि आप किसी के साथ शेयर नहीं करोगे, आपके फादर बैठे हैं, आप इस पॉलिसी को वो डिनाई कर रहे हैं, मतलब इसका पालन नहीं कर रहे हैं। तो मैंने फिर पापा से बोला कि पापा आप चले जाइए, लेकिन वाइफ रोए जा रही थी। तो पापा मेरे बाहर निकल गए और फिर उन्होंने कहा कि आप अपना रूम लॉक कर लीजिए। मैंने रूम लॉक कर लिया। मेरी वाइफ को उसने बोला कि आप इनके साथ बैठ जाइए, आपको हम अलाउ करते हैं। और फिर उसने मेरा बैक कैमरा ऑन करवाया और मेरे पूरे घर को कैमरे से चेक करवाया कि यहाँ पे कोई और तो नहीं है। तो उसने पूरा चेक किया
उसके बाद चेक करने के बाद पूरे रूम को, तो फिर उसने फिर से मेरे से कार्रवाई स्टार्ट कर दी। तो फिर उसने मुझसे बोला कि मुझे कुछ कई तरह के उदाहरण देने लगा कि आपके पास, उसने मुझसे पूछा कि आपके पास कितने बैंक अकाउंट है। सबसे पहले उसने मुझसे पूछा कि आपके पास कितनी फाइनेंशियल इन्वेंट्री है। तो मैं समझा नहीं उसका मतलब, मैं समझ गया कि मेरे बैंक के बारे में जानना चाहता है। फिर उसने मुझसे और भी पूछा कि आपके पास कितने बैंक अकाउंट है। तो मैंने बताया कि मेरे पास 5 बैंक अकाउंट है, बल्कि मैंने उसे 4 बताया। मैं उस वक्त एक भूल रहा था, तो मुझे लगा कि इनसे कुछ छिपाना नहीं चाहिए, क्योंकि उन्होंने खुद बोला था कि अगर आपको छिपाते और गलत पाए गए तो आपके ऊपर और आरोप दर्ज हो जाएंगे और आप और बुरे फंस जाओगे। तो मैंने पास जो भी था, मेरे पास 5 बैंक अकाउंट थे, मैंने गलती से उन्हें 4 बताया। फिर मुझे माइंड में क्लिक हुआ कि नहीं, मेरे पास तो 5 है, तो मैंने उनको 5 बताया। तो उन्होंने मुझे बोला कि आपके अकाउंट में जितना भी पैसा है उसको मुझे डेसिमल में बताइए। अगर आपके पास 1001 रुपया 50 पैसे है तो आप मुझे इस तरह से पूरा बताइए। तो फिर मुझे ये तो फिक्र याद नहीं थी, तो उसने मुझे सभी बैंक अकाउंट में पहले पूछा आपके पास फुल एक्सेस है, ऐप इंस्टॉल्ड है? मैंने कहा यस इंस्टॉल्ड है। तो उसने मुझे सारे बैंक अकाउंट का लॉगिन करवाया। उसने मुझसे पूछा कितना अमाउंट है, मैंने उनको सारा बता दिया कि IDFC में इतना है, बड़ौदा में इतना है, एक्सिस में इतना है। तो सारा अमाउंट मैंने उन्हें बताया, उन्होंने सब कुछ नोट कर लिया। उसके बाद मुझसे उन्होंने पूछा कुछ FD आपके नाम पर? मैंने कहा हाँ। वो FD का अमाउंट भी मैंने उन्हें बता दिया। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आपके नाम पे कुछ म्यूचुअल फंड है? मैंने वो भी उन्हें बता दिया, क्योंकि मैं डर चुका था और मुझे लगा कि फाइनेंशियल इन्वेंट्री बन रही है तो उनको इनसे कुछ छिपाना नहीं चाहिए। क्योंकि उसने मुझसे कहा था कि जो जो कुछ अभी आपके पास है, जो जो आप यहाँ पर दर्ज करा देंगे, ये इन्वेस्टिगेशन होने के बाद ये सब आपको वापस मिल जाएगा, लेकिन जो भी कुछ फालतू का होगा वो हम जब्त कर लेंगे आपसे, और उस पर इलीगल एक्टिविटी के अगेंस्ट आप पे केस भी दर्ज किया जाएगा। तो ये सारी बातें हो रही थी। तो मुझे भी लगा, क्योंकि मैं फंस चुका था और मेरा दिमाग काम करना बंद कर चुका था, तो बस मुझे ये लगता था कि ये पुलिस सब मेरे सामने बैठी है और मुझको इन्वेस्टिगेट कर रही है और मुझे कुछ छिपाना नहीं, क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ इसलिए, और मेरे पास छुपाने के लिए कुछ भी नहीं था। तो मैं उनको सब कुछ वैसे ही वैसा बताता चला गया जैसा मेरे साथ हुआ, जैसा जो भी कुछ मेरे साथ था, जो भी मेरे अकाउंट में पैसा था, जो भी मेरे म्यूचुअल फंड थे, जो भी मेरे स्टॉक में पैसे थे, सब कुछ मैंने उनको एग्जैक्ट बता दिया। अब उन्होंने सारा कुछ नोट कर लिया। अभी भी उन्होंने मेरे से पैसे की कोई डिमांड नहीं कर रहे, क्योंकि मैं IT से हूँ और इस तरह की कॉल मेरे पास पहले भी बहुत आई हैं, लेकिन ये मेरे साथ ये पुलिस वाला केस पहली बार था। तो हर बार जब मेरे पास इस तरह की कॉल आती तो मैं समझ जाता था, क्योंकि वहाँ पे डायरेक्ट डिमांड होती थी पैसों की और मैं उस कॉल को काट देता था। तो इस बार इन्होंने मेरे को अभी तक कोई पैसे की डिमांड नहीं करी थी, बस इन्होंने मुझसे ये पूछा था कि मेरे पास कितना पैसा है। तो अभी तक मुझे समझ में नहीं आया था कि ये मुझसे पैसा मांगना चाहते हैं, क्योंकि अगर इसी मुकाम पर अगर मुझसे पैसा मांग लेते तो मैं समझ जाता है कि ये फेक कॉल है और ये मुझसे पैसा लेना चाहते हैं और मैं कॉल को डिस्कनेक्ट कर देता। लेकिन उन्होंने मुझसे पैसा नहीं मांगा, उन्होंने सिंपल कहा कि आपकी जितनी भी फाइनेंशियल इन्वेंट्री है उसका डेटा बनेगा, वो डिपार्टमेंट के साथ सबमिट होगी, उसकी जांच होगी, और अगर ये मनी लॉन्ड्रिंग में इंक्लूड नहीं है ये पैसा आपका, तो ये आपको दे दिया जाएगा, और बाकी जितना भी इलीगल निकलता है वो आपसे रिकवर किया जाएगा। उसके अगेंस्ट में आपको 1 साल 2 साल जो भी जेल होगी वो होगी, आप उसमें बच नहीं सकते, क्योंकि आप प्राइम सस्पेक्ट है और आपको ये हमारे साथ सपोर्ट करना ही पड़ेगा। फिर उसने किसी बड़े अधिकारी के बारे में बताया कि एक हमारे कोई बड़े अधिकारी हैं और वो बड़े सख्त हैं, उनके हाथ में आपका केस जा रहा है और उनके ऊपर ये है कि आपका केस आगे जाएगा या यहीं पे ख़त्म होगा। और उसने मुझे वहाँ पे भी बहुत डराया, और इस पूरे उसमें अब मेरे कमरे में मेरी वाइफ थी, वो और तेज़ रोने लग गई। तो वो मुझसे बोला कि आप डरिए मत, आपके पति पे अभी आरोप लगा है, वो दोषी नहीं है, तो वो निर्दोष साबित हो जाएंगे। मैं आपका भाई हूँ, आप हमारा डिपार्टमेंट आपके लिए काम करेगा। उसने मुझे भरोसे में भी लिया और साथ में साथ वो मुझे डरा भी रहा था। अब मैं अपने आप को बिल्कुल ही फंसा हुआ सा महसूस कर रहा था। तो अचानक फिर वो उठ के उसने अपना कैमरा ऑफ कर दिया और वो फिर कहीं जाने लगा। उसने किसी गेट को नॉक किया और गेट खुला, फिर उसने जय हिंद कहा, और फिर उसने कहा कि सर एक फ़ाइल आपके पास मैंने सेंड करी, आप इसे रिव्यू कर लीजिए। तो ठीक है, उसने रिव्यू किया। फिर वो शख्स फिर कैमरे पर आ गया। फिर उसने मुझे नमस्ते किया, मैंने भी उसे नमस्ते किया। फिर उसने पूरी वही कहानी फिर उसने सारी दोहराई और यही सब बोलने लगा कि आपका इस सब चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट है, आपका नाम आया। तो मैंने उनको साफ मना कर दिया कि ये मैंने कुछ भी नहीं किया, ये मुझे पता भी नहीं कैसे हुआ। तो मुझे वो एक गाड़ी का एग्जांपल देने लगा कि मान लीजिए कि आप एक गाड़ी अपने फ्रेंड को देते हैं, वो कहीं लेके जाता है और वो उस गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट कर देता है, तो प्राइम सस्पेक्ट कौन है? पुलिस किसके साथ इन्वेस्टिगेट करेगी फर्स्ट? तो मैंने कहा वो गाड़ी मेरे नाम पर है तो वो मुझे पकड़ेगी सबसे पहले। बोले जी हाँ, इसीलिए आपको हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, क्योंकि जो भी वो बैंक अकाउंट से मनी ट्रांसफ़र हो रहा है या फिर जो 70 परिवारों की कंप्लेन है वो आपके नाम पर, इसलिए हम आपको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। इसलिए आप बिल्कुल हमारा सपोर्ट कीजिए, हमारा साथ दीजिए। अगर आप इसमें हमारा साथ नहीं देंगे तो इसके लिए अलग से एक मुकदमा जारी होगा और आप फंसते ही चले जाएंगे और आप कहीं निकल नहीं पाएंगे।
उसने भी मुझे अच्छे तरीके से खूब डराया धमकाया, और मैं अभी तक मैं यही समझ रहा हूँ कि ये सब असली लोग हैं, और मैं अब कैसे निकलूं, और मैं उनको हर तरह से कन्विंस करने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं ये नहीं हूं। तो वो सीधा ये बोलते हैं कि हम भी मान लेते हैं कि आप नहीं हैं, लेकिन कोर्ट को सबूत चाहिए होता। आपके पास कोई सबूत है कि आप नहीं हो? क्योंकि आपका आधार कार्ड के साथ वो नंबर लिंक है, जो बैंक अकाउंट HDFC में खुला जिसमें करोड़ों का ट्रांजैक्शन हो रहा है, वो आपके नाम पर ओपन है। तो मैंने उन्हें बोला कि सर मैं तो कभी गया ही नहीं यहाँ पे, इस जगह पे जहाँ पे आप बैंक अकाउंट बता रहे हैं। वो बोल रहे यही तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप गए नहीं तो ये अकाउंट कैसे खुल गया और ये नंबर कैसे एक्टिवेट हो गया? तो मैंने कहा मुझे नहीं पता। बोला ये आपको प्रूफ करना पड़ेगा। तो मैंने कहा सर मैं कैसे प्रूफ करूं, मैं तो कभी गया ही नहीं 2 साल से। और मैंने उन्हें ये भी बोला कि जिस एरिया में मैं गया हूं, जहां से मेरा नंबर रजिस्टर्ड है, वहां की आप CCTV फुटेज चेक करवा लो। तो और जिस बैंक में मैंने अकाउंट खुलवाया है उसमें भी जाके आप मेरा CCTV चेक करवा लो। ये तो अभी 10 अक्टूबर की बात है, CCTV फुटेज होगी। तो बोला वो तो हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, लेकिन प्राइम सस्पेक्ट आप हैं, आप ही का नाम है, तो सबसे पहले हम आपको इन्वेस्टिगेट करेंगे। मैंने कहा ठीक है सर, आप इन्वेस्टिगेट कर लीजिए, मेरा ऑनलाइन बयान दर्ज कर लीजिए। ठीक है। तो उसने फिर बोला कि आपका केस हम आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं, हमारे ये बड़े अधिकारी हैं, ये हैंडल करेंगे। तो उन्होंने फिर वो कॉल उनको दे दी। तो वो बोले इस दौरान जो वो बात कर रहे थे, उन्होंने बोला कि इस दौरान आपको कल सुबह 7 बजे तक, यानी 28 तारीख सुबह 7 बजे तक, या फिर शाम के 7 बजे तक या सुबह 10 बजे तक आपको इसी कैमरे के सामने खाना है, इसी कैमरे के सामने रहना है, अपना माइक बंद नहीं करना है। और मैंने बोला अगर सर मुझे वॉशरूम जाना हो, तो बोला वॉशरूम जाते वक्त आप केवल अपना कैमरा बंद कर सकते हैं, लेकिन माइक बंद नहीं कर सकते, और इस कमरे में ना कोई आएगा ना कोई जाएगा। इस बीच मैं फ़ोन मेरा ऊपर रखा हुआ था, मेरे हाथ नीचे थे, तो मैं कुछ पेपर पे लिख रहा था, और मेरे पास एक वाइफ का फ़ोन भी था नीचे, जो उसको दिख नहीं रहा था। तो मेरी नज़र बार बार नीचे जा रही थी। उसने मुझे बार बार टोका कि आप नीचे क्या कर रहे हैं? मैंने कहा कुछ नहीं सर, कुछ पेपर है वही है। तो उसने बोला हाथ अपने ऊपर करो, कैमरा नीचे करके दिखाओ क्या है। तो उस बीच मैंने फ़ोन छुपा दिया नीचे बिस्तर के नीचे। तो वो मुझे कहीं भी इधर उधर ना मूव करने दे रहा था, ना अपना सर हिलाने दे रहा था, ना किसी से बात करने दे रहा था, और बहुत डराया जा रहा था। तो मैं उस वक्त तक डर चुका था, और मैं अब कुछ भी करने को तैयार था सिवाय पैसे देने के, क्योंकि अगर वो मुझे पैसे मांगता तो मुझे वहीं पे शक हो जाता कि फ्रॉड कॉल है, और वो कॉल मैं काट देता। तो उसने फिर एक दूसरे अधिकारी को फ़ोन दिया और बोला कि ये इन्वेस्टिगेट ऑफिसर हैं आपके, ये आपसे अब बात करेंगे, आने वाले 24 घंटे तक ये आपके साथ रहेंगे। ठीक है, मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने कॉल ले ली। उन्होंने बोला राजेश जी आप घबराइए मत, मैं आपके साथ हूँ, जितनी सख्त के साथ इन ऑफिसर ने बात करी है, मैं उतना सख्त नहीं हूँ। आप अपना कैमरा ऑफ भी कर सकते हैं, फैमिली को 1-2 मिनट का टाइम भी दे सकते हैं, लेकिन आपका माइक बंद नहीं होगा। इस दौरान आप कहीं बात नहीं करेंगे, और बीच बीच में मैं आपको बोलता रहूँगा और आपको जवाब देना है। तो मैंने कहा ठीक है। तो इसी बीच में फिर उसने बोला कि मैं अपना कैमरा ऑफ कर रहा हूं, हम आपके फाइल को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। ये हादसा हमारे सर के साथ, जिन सर ने मेरे से बात करी थी, उन्होंने बोला कि ये हादसा मेरे सर के साथ हो चुका है, इसलिए इस केस को बहुत ही प्रायोरिटी पे ले रहे हैं, उन्हें हल्के में मत समझना। इस दौरान उन्होंने मुझसे एक एप्लीकेशन लिखवाई कि मेरा नाम राजेश कुमार है, मेरा आधार नंबर ये है, और इस नंबर पे एक नंबर रजिस्टर्ड हुआ है जिससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, और इस नंबर पे जो भी कुछ बैंक अकाउंट खोले गए हैं वो मेरे नहीं है, कृपया करके ये सारा कुछ इलीगल है, इसे बंद कर दीजिए, और मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, और मुझे इसके अगेंस्ट में NOC सर्टिफिकेट जारी कर दीजिए। तो ये एप्लीकेशन मैंने पेपर पे लिखी ऑन कैमरा उनके सामने, और उनको व्हाट्सएप पर भेजी। तो ये सारी बातें हो चुकी थी। उसके बाद जब मेरा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर डिसाइड हो गया, क्योंकि ये सब जब हो रहा है तो मुझको सब सच लग रहा है, अभी भी मुझे नहीं लग रहा है कि ये कुछ फ्रॉड है, और मुझे ये पता चल गया कि अब मैं फंस चुका हूँ, अब मुझे यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो गया। मेरी वाइफ रो रही है, क्योंकि हर बार वो ये धमकी दे रहा है कि आप 90 दिन की इन्वेस्टिगेशन पे जाएंगे, अब उस बीच में आप किसी से मिल नहीं पाएंगे, आप थाने में ही रहेंगे, और अगर आप दोषी साबित होते हैं तो आपके साथ 2 साल 3 साल 4 साल की सज़ा होगी, या फिर आप ज़िंदगी भर भी जेल में रह सकते हैं। तो मेरी वाइफ बहुत डर गई, वो रो रही थी। पापा मम्मी तो बाहर चले गए, लेकिन वो बार बार बाहर से गेट नॉक कर रहे थे कि गेट खोलो, हम अंदर आना चाहते हैं, लेकिन हम नहीं खोल रहे थे, क्योंकि उसने सख्त बोला था कि आप किसी से मिल नहीं सकते, किसी से बात नहीं करेंगे। तो ये सब चल रहा था। इसी बीच जब मेरा इन्वेस्टिगेट ऑफिसर डिसाइड हो गया कि ये उसको कॉल चली गई, तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं इतना सख्त नहीं हूँ, आप कैमरे पे रहेंगे, कैमरा बंद भी कर सकते हैं, 2 मिनट बाद भी कर सकते हैं। इतनी सारी बातें हो गई, तो उन्होंने मुझसे सारा डेटा इन्वेंट्री का ले ही लिया था, और मेरे सारे डॉक्यूमेंट तैयार कर लिए। तो उन्होंने बोला हमने आपकी एक फ़ाइल बना ली है, हम आगे भेज रहे हैं, अभी वहाँ से देखो क्या अप्रूवल आएगा, जैसे ही जो भी कुछ अप्रूवल आएगा उसके बेस पर हम आपको बताएंगे कि आपका केस पे कितना प्रोग्रेस हुआ है। जब तक आप अपना कैमरा ऑन रखेंगे, माइक ऑन रखेंगे, और मैं अपना कैमरा ऑफ कर रहा हूँ, उस इन्वेस्टिगेट ऑफिसर ने बोला, और बोला जब भी मैं बोलूँ आपको आवाज़ देते रहना है मुझे।
मुझे कभी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप थर्ड पार्टी के साथ किसी के साथ इन्वॉल्व हैं या कहीं बात कर रहे हैं या कुछ टाइप कर रहे हैं या कुछ नोट बना रहे हैं। और तो मैं बिल्कुल डरा हुआ था, मैं उनकी हर बात अब मानने लगा था। ठीक है, वो अधिकारी चला गया, मैं 5-10 मिनट से उसी कॉल पे उसी पोजीशन पे बैठा हुआ था, क्योंकि मैं कुछ सोच नहीं पा रहा था, समझ नहीं पा रहा था। सुबह का समय था, 11 बज चुके थे, भूख भी लगी थी, मेरी भूख भी जा चुकी थी, मुझे अब भूख का भी एहसास नहीं था कि भूख क्या होती है। ठीक है, तो कुछ देर बाद जब 5-10 मिनट हो गए, उसका कैमरा ऑफ था लेकिन मेरा माइक ऑफ था, मेरा माइक ऑन था, मेरा कैमरा माइक दोनों ऑफ था। तो मैंने अपने माइक को म्यूट किया और वाइफ से कुछ बात करने लगा। इसी बीच उसने मेरे को फिर बोला कि आपने अपना माइक क्यों म्यूट कर लिया, आपको माइक म्यूट नहीं करना है। ठीक है, तो मैंने कहा सर ठीक है, गलती हो गई, आगे से ऐसा नहीं होगा, मैं अपना माइक और कैमरा दोनों ऑन रखूँगा। ठीक है, तो वो उसने अपना कैमरा ऑफ किया और वो फिर 5-10 मिनट तक उधर से कोई आवाज़ मुझे नहीं आई। तो उसी बीच मैंने अपने फ़ोन पे को मिनिमाइज कर दिया, तो वीडियो कॉल रिकॉर्डिंग साइड पे चलने लगी जो व्हाट्सएप कॉल चल रही थी। और फिर मैं ये सोचने लगा कि मैं चलो देखता हूँ कि ये कॉल मुझे कहाँ से आई। तो मैंने अपना कॉन्टैक्ट खोला, कॉन्टैक्ट पे जब मैंने देखा तो उसमें +88 से कॉल आई थी। हमेशा जब इंडिया से कॉल आती है तो +91 होता है। 3-4 दिन पहले से मुझे इस तरह की कॉल्स आ रही थी +88, लेकिन वो उस वक्त ऑफिस में होता था या रोड पर होता था तो मैं नंबर देख के 88 कॉल को काट देता था। लेकिन वेडनेसडे 27 नवंबर को मेरा ऑफ होता है, तो उस दिन मैं एवरी वेडनेसडे मेरा ऑफ होता है, तो उस दिन मैं 11 बजे तक सो रहा था आराम से, और वो फ़ोन बजा तो उस वक्त मैं पूरी तरह से उठा भी नहीं था और वो कॉल मैंने पिक कर लिया। और वो पिक करना ही मेरे को इतना भारी पड़ गया है, वो मानसिक जो मैंने झेला है और मैंने और मेरी फैमिली ने, वो मैं आपको अभी कैमरे पे शायद इस तरह से बयान ना कर पाऊँ जो मैंने उस वक्त झेला था। तो उस बीच मैंने फिर वो नंबर देखा 88, तो मेरे माइंड में क्लिक हुआ कि ये +88 नंबर तो मुझे उठाना ही नहीं चाहिए था, मैंने क्यों उठा लिया। ठीक है, तो मैं अपने आप में इन्वेस्टिगेट करने लगा कि क्या अभी भी मैं ये मान रहा हूँ कि वो सही लोग हैं जिन्होंने मुझे अरेस्ट करके रखा हुआ है। ये डिजिटल अरेस्ट का वर्ड मैंने सुन रखा था कई तरह से, लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये डिजिटल अरेस्ट इसी तरह से होता है। जब इस चीज़ पूरी सिनेरियो में 3 घंटे मेरे बीत गए इस तरह के सिनेरियो में इन्वेस्टिगेट में, तब मुझे डिजिटल अरेस्ट का नाम याद आया, क्योंकि मैंने ये सुना हुआ था लेकिन इसके बारे में पढ़ा या कोई वीडियो नहीं देखा था। और तो मुझे यकीन होने लग गया कि शायद मैं डिजिटल अरेस्ट हो चुका हूँ। तो फिर अचानक मैं अपने उस नंबर पे मेरे को डाउट हुआ। फिर मैंने क्या किया कि मैंने धीरे से नीचे फ़ोन रखा, ऑफ कैमरे की तरफ रखते ही अपना फेस कैमरे की तरफ रखा, और वो जो नंबर उसने मुझे दिया था कि ये जो नंबर है जो आपके आधार पर रजिस्टर्ड हुआ, उसको मैंने चेक किया ट्रू कॉलर पे, तो वो फेक नज़र आ रहा था मुझे। तो वहाँ से भी मेरा डाउट आगे बढ़ा कि ये फेक क्यों है। फिर मैंने इतना कुछ जब फेक नज़र आ रहा था तो फिर मेरे को डाउट हो गया। तो उसी दौरान मुझे स्क्रॉल करते करते फिर मैं मैसेज में पहुंच गया। मुझे मैसेज में एक मैसेज दिखा ट्राई की तरफ से, जिसमें ट्राई ने साफ साफ मैसेज में डाला हुआ था कि ट्राई नेवर कॉल्स यू फॉर एनी फ्रॉडलेंस कॉल्स एंड एनी मनी लॉन्ड्रिंग केसेस। तो मेरे को और डाउट हो गया कि जब ट्राई ही मेरे को मैसेज कर रहा है और ये डेली मैसेज मुझे आते हैं कि ट्राई कभी कॉल नहीं करता आपको इस तरह के मैसेज के लिए या फिर कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए, तो ये तो मुझे पहला कॉल ट्राई से ही आया है। तो मेरा डाउट बिल्कुल क्लियर हो गया कि ये फ्रॉड ही है। तो मैं वहाँ पे समझ चुका था। अब उन्होंने मुझे बोला था कि आपको अगले दिन तक रात के 7 बजे तक या सुबह 10 बजे तक इसी कैमरे के सामने खाना पीना सब कुछ इसी कैमरे के सामने करना है, सोना नहीं है। उसमें मेरी वाइफ भी इंक्लूड होकर मेरे साथ बैठी हुई है और वो डर रही है, रोए जा रही है, और मैं भी उसे समझा रहा हूँ कि हो जाएगा, कोई नहीं, निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, सर साथ में। उधर से वो भी उसको समझा रहा है कि मैं आपके साथ हूँ, डिपार्टमेंट आपकी पूरी मदद करेगा, मैं आपके भाई हूँ। अभी तक उन्होंने मुझसे कोई पैसा नहीं मांगा। ठीक है, अगर वो पैसा मांगते तो वो कॉल मैं वहीं डिस्कनेक्ट कर देता और मैं तुरंत समझ जाता है कि ये फ्रॉड कॉल है, क्योंकि इस तरह से पहले भी कॉल आई है जिन्होंने मुझसे सीधा सीधा डिमांड कर दी पैसों की। तो मैंने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी और मैं समझ गया कि फ्रॉड कॉल है, और अभी भी मैं उन्हें सही समझ रहा था। लेकिन जब मैंने वो मैसेज और वो नंबर देखा तो मेरे माइंड में कुछ क्लिक हो गया। तो मैंने साथ में तुरंत उस कॉल को तुरंत डिस्कनेक्ट कर दिया और तुरंत डिस्कनेक्ट करने के बाद अपने नंबर को स्विच ऑफ कर दिया। उसके बाद मेरा फ्रेंड है बिहार पुलिस में साइबर क्राइम में, तो मैंने उसको कॉल किया और अपने फ़ोन से कॉल नहीं किया क्योंकि मेरा फ़ोन स्विच ऑफ था। मैंने अपनी वाइफ के फ़ोन से उसको कॉल किया, तो उससे मैंने पूरा बात बताई। तो उसने बोला फ्रॉड है, इस सब चक्करों में मत पड़ा कर। और मैंने कहा ये तो यार मेरे साथ पहली बार हुआ है और मुझे कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं पुलिस से थोड़ा वैसे भी डरता हूँ, पुलिस के सामने जाने से, क्योंकि अपना होता है कुछ ही, मैंने कुछ गलत नहीं किया लेकिन मैं जाता नहीं हूँ उनके सामने कभी। तो उसने मुझे बोला कि आप अपने पास के थाने में जाओ और वहाँ पे जाके ये कंप्लेन दर्ज करा दो। फिर मैं अपने पापा के साथ, अभी सब डरे हुए, लेकिन मेरे मन में अभी भी 1% कहीं पर है कि अगर ये सच हुआ,
अगर ये सच हुआ तो मेरे पास एक प्रूफ बन जाएगा कि मैं नज़दीक के थाने में गया था और मैंने कंप्लेन दर्ज कराई थी कि इस तरह से मुझे कॉल आया। अगर ये सच हुआ तो मैं ये कह के बच जाऊंगा वहाँ से कि मुझे फ्रॉड लगा इसलिए मैंने कॉल काट दी थी और मैं थाने में जाके मैंने कंप्लेन लिखाई। अगर झूठ हुआ तो कोई बात ही नहीं है। फिर मैं अपने पापा को लेकर गया, मेरे पापा वहाँ पर गए, मैंने उनको सारी बात बताई तो उन्होंने मुझसे वो नंबर लिया। मुझे उन्होंने बताया कि ये नंबर किसी रिक्शे वाले का, और उन्होंने फ़ोन करके उस नंबर पे कॉल मिलाया और उसको बहुत सारी गालियाँ दी मेरे सामने। ठीक है, गालियाँ देने के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि आप रिटर्न में कंप्लेंट दे दो मुझे। मैंने पूरा जैसे उन्होंने बताया पूरा रिटर्न में कंप्लेंट दिया और वो कॉपी मैंने उनको दे दी। मैंने उनसे कहा कि मुझे आप इसका कुछ प्रूफ दे दीजिए कि मैंने कंप्लेंट दी। उन्होंने कहा इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हमने आपका एप्लीकेशन अपने पास रख लिया, आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम वहाँ से चले आए। तो ये हादसा मेरे साथ हुआ। तो मैं आप सबको, अच्छा ये जब मैं आईटी में हूँ और आईटी में होते हुए मेरे साथ ये फ्रॉड हो सकता है, तो ये मैं समझता हूँ कि ये किसी के साथ भी हो सकता है, क्योंकि मैं अपने आप को ये फील करता हूँ कि मेरे को कोई फ्रॉड बंदा ठग नहीं सकता इस तरह से पैसे लेके। ठीक है, लेकिन अब जब मेरे साथ ये कल हादसा हो गया तो मुझे ये समझ में आया कि हम कितने भी चालाक क्यों ना हो जाएं, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ ज़रूर रहती है कि आपको कोई कभी भी किसी भी तरीके से बेवकूफ़ बना सकता है या ठग सकता है। फिर उसके बाद मैंने काफ़ी यूट्यूब किया, मुझे वहाँ पे पता चला कि मैं तो चलो एक आईटी में छोटी सी पद पे हूँ, ज़्यादा उस पर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जो बड़े बड़े साइबर क्राइम के लोग होते हैं या बड़े नेता होते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं, वो भी इनके चुंगल में आके करोड़ों लोग, लाखों पैसे गंवा देते हैं। तो और फिर इसके बाद मैंने ये सोचा कि मैं आईटी में हूँ, अगर मैं किसी को ये बताऊँगा कि मैं आईटी में हूँ और मेरे साथ ये हो गया तो मेरा मजाक बन जाएगा। ये मैंने सोचा, लेकिन मैंने सोचा कि इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि मेरा मजाक बने, इससे ज़्यादा ये ज़रूरी है कि मेरे आसपास जो लोग हैं वो अवेयर हो जाएं कि अगर ये मेरे साथ हो सकता है तो ये कभी ना कभी उनके साथ भी हो सकता है। तो ये ऑफिस में जाके मैंने बताया सबको कि मेरे साथ कल ऐसा ऐसा हो गया है, अगर कभी किसी तरह से आपके साथ कुछ ऐसा हो तो आप पहले से अवेयर रहें और उस कॉल को ना सुने। तो मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी अदा करने की कोशिश करी है कि जो मैंने झेला है और मेरे परिवार ने झेला है वो किसी और को ना झेलना पड़े। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।